ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ಪುತ್ರಿ ಆದಿಬಾ ಆನಂ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕುಖ್ಯಾತವಾದ ವಿದರ್ಭ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಯಾವತ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರಿ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ತನ್ನ ಈ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಆದಿಬಾ ಅನಂ ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ರೆ, ಛಲ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಿಬಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆದಿಬಾ ಅನಂ ಈ ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 142ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಈಗ ಐಎಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ. ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು. हर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मेरी जर्नी भी स्कूल से शुरू हुई है। बिल्कुल जी। बस मुझे लगता है कुछ फ़र्क था तो ये था कि बहुत जल्दी मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था कि मुझे अपनी पढ़ाई क्यों करनी है। हालात बदलने हैं, फैमिली के हालात थोड़े नासाजगार थे, अच्छे नहीं थे फाइनेंशियली, तो वो जिम्मेदारियों का एहसास था तो मैं बड़ी लगन के साथ वहीं से पढ़ाई करती थी। इतना पता था कि कुछ बनना है, आईएएस बनना है, ये बहुत बाद में सोचा था। ओके। 12th के बाद सोचा था। तब तक ऐसे था कि डॉक्टर बन जाते। चीज़ें ऐसी थी कि एक्सपोजर बहुत कम था मेरे पास, मुझे ज़्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में पता नहीं था। तो मैंने उस वक्त सोच लिया था कि डॉक्टर बन जाते हैं, पर नीट दिया, फिर स्कोर काफ़ी ख़राब रहा, नहीं हो पाया क्वालिफाई। उसके बाद जो है धीरे धीरे मेरा एक्सपोजर बढ़ा, मुझे करियर ऑप्शंस के बारे में बहुत सारी दूसरी चीज़ें पता चली, जिसमें से यूपीएससी एक था। वहाँ से मैंने सोच लिया कि अब मुझे यूपीएससी करना है। बहुत सोच समझ के वो फैसला लिया था उस वक्त भी। जर्नी की बात करूँ तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। स्मूथ जर्नी मेरी बिल्कुल भी नहीं रही है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो 3 फेलियर्स सामने आए और हर फेलियर के साथ जो है वो थोड़ा और सीखती गई। पहले फेलियर में तो बहुत कम सीखा क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा था, फेलियर को डील करने की आदत नहीं थी, तो नाउम्मीदी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे फिर वो हौसला मिलता गया कि सीखना है, फेलियर से भी हार नहीं माननी है, और मैं सीखती गई, इम्प्रूव करती गई, और फाइनली 4th अटेम्प्ट में फिर हो गया मेरा यूपीएससी क्लियर। ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯೋ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇದು. जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि उस वक्त मेरे पास एक्सपोजर बहुत कम था। मुझे ऐसे लगता था कि करियर ऑप्शंस में आपके पास डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो इसीलिए मैंने उस वक्त ये सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। पर फिर नीट में बहुत ही ख़राब स्कोर रहा, 234 मैंने स्कोर किए, बहुत ही ख़राब था। आगे भी बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे में कि एक और अटेम्प्ट दे भी दोगे तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। फिर मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा कि हाँ, मैं जो सोचती हूँ कि मुझे ना सिर्फ अपनी फैमिली को जो है वो सेटल करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी है, बल्कि दूसरों को भी काम आना है, कुछ ऐसा करना है कि किसी और की लाइफ में भी मेरी वजह से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए। तो मुझे लगा कि ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशन है उस चीज़ के लिए। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು? मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगती है, सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उनके लिए, वो है सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। और आपकी वीकनेस जो है उस पर आप कौन सी स्ट्रैटेजी के थ्रू वर्क करोगे। अक्सर ऐसे होता है कि टॉपर्स की बातें हम बहुत सुन लेते हैं और फिर उसी स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर आप खुद एक अलग इंसान हो। उसके लिए जो चीज़ वर्क कर गई है ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी वर्क कर जाए। तुम्हें उस एग्जामिनेशन हॉल में 0 बन के जाना है, तुम्हें ये सोच के नहीं जाना है कि तुम्हें सब कुछ आता है। हो सकता है तुम्हें वहाँ कुछ भी ना आए, पर तुम्हें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है और कुछ तो करना है, कुछ तो कॉमन सेंस यूज़ करना है, कुछ तो लॉजिक यूज़ करना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और फिर होता ऐसे था कि जब मैं पेपर देने जाती और मुझे कुछ सवालों के जवाब आ गए तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता था, क्योंकि मैं नेगेटिव माइंडसेट के साथ गई थी एक तरह से कि मुझे कुछ नहीं आता। पर जब आ रहा होता है तो जितना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट एक्चुअल में होना चाहिए उससे 100 गुना हो जाता था। तो क्योंकि मैं सेल्फ अवेयर थी तो मुझे पता था कि मुझे ये नहीं करना है, ये करना है। तो मुझे लगता है सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ये ख़्याल तो बिल्कुल नहीं आता कि बीइंग अ फीमेल मेरे पास ज़्यादा चैलेंजेस होंगे या फिर ज़्यादा मुझे कुछ हर्डल्स फेस करने होंगे। ऐसे तो कुछ नहीं है, पर हाँ बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, डाइवर्स बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है। तो जितना पढ़ा है उन चीज़ों से इस चीज़ का एहसास है। आगे चल के मुझे लगता है कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है तो ऑब्वियस है कि चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा आएंगे, पर मुझे यकीन है कि मैं ऑनेस्टी के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी करूँगी। कोशिश हमेशा मैं करूँगी कि ऑनेस्टी के साथ अपनी ड्यूटी फुलफिल कर पाऊँ और कुछ तो ऐसा करूँ कि मैं दूसरों के काम आऊँ। ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋಕೆ ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ವಲಯ ಇದೆಯಾ? एजुकेशन हमेशा से जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मेरा, उस सेक्टर पे मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगी क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि एजुकेशन कैसे ज़िंदगी बदल देती है किसी की, सोसाइटी बदल देती है, पूरी कंट्री का जो है वो फ्यूचर बदल देती है। तो वो फाउंडेशन है हर ग्रोथ की, सक्सेस की जो है वो फाउंडेशन एजुकेशन है। तो मैं उस चीज़ पे काम करना चाहूँगी, स्पेशली गर्ल्स के लिए। ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होना आपका बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेके, स्पेशली फेलियर्स को लेके। फेलियर्स जब आते हैं तो इंसान इतना डीमोटिवेटेड हो जाता है और फिर वो दलदल, एक तरह का दलदल होता है कि उसी के अंदर अंदर चला जाता है, फिर वहाँ से उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि आप पहले ही प्रिपेयर्ड रहो फेलियर्स को फेस करने के लिए। आपके लिए फेलियर कभी सरप्राइज नहीं होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि यूपीएससी में आपने भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया होगा क्लियर, पर लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि किसी दूसरी चीज़ में आप फेल हो जाओगे, तो वो आपके लिए कभी सरप्राइज नहीं रहना चाहिए। वो एक चीज़ मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत काम कर जाती है। इसके अलावा एक्सटर्नल सपोर्ट भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। स्पेशली पेरेंट्स को जो है वो हमेशा पॉजिटिविटी देनी चाहिए अपने बच्चे को, उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए बहुत ज़्यादा कि वो उम्मीदों के टूटने से डर जाए अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की। ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ, ಪೋಷಕರ ತ್ಯಾಗ, ಬೆಂಬಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ? बिल्कुल, एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद से कितना ही लड़ोगे ना। आप इंसान हो, आपकी खुद की लिमिटेशंस है, लड़ के कोई तो एक पल तो होगा जब थक जाओगे, तो थक के बाहर देखोगे फिर, तो बाहर से वो उम्मीद आपको मिलनी चाहिए। मुझे मिली मेरे पेरेंट्स से, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा अभी 3 अटेम्प्ट हो गए, इतने फेलियर्स हो गए, छोड़ दो अभी। उन्होंने कभी नहीं कहा। लोग उनसे कहते थे शादी करवा दो, तो उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि अब हम आपकी शादी के बारे में सोचेंगे या ये सारी चीजें सोचेंगे। तो प्रेशर को उन्होंने झेला, फेल हो गए उतने तो अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे तुम्हें, कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि बेटा तू कर, हम साथ हैं। ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿಲ್ಲದ ಹೊಸತು ಏನನ್ನ ನೀವು ತರೋಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಿ? अगर मैं स्पेशली गर्ल्स की बात करूँ तो मैंने एक चीज़ जो बैरियर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दिया है वो ये है कि बाहर नहीं भेजा जाता लड़कियों को, और उसका पीछे रीज़न ये होता है कि सेफ्टी के लिए बहुत कंसर्न होती है। तो मुझे लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वुमेन हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल जो होते हैं प्रॉपर सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक्सेसिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं यवतमाल शहर से आती हूँ, वहाँ से मुझे बाहर जाना है तो मुझे मुंबई और पुणे की तरफ देखना पड़ता है, जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ईस्टर्न महाराष्ट्र से आपको वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाना है, तो मुझे लगता है कि वो डिस्टेंस कम होना चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे इंस्टीट्यूट लड़कियों के लिए स्पेशली। उनको फाइनेंशियली भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है।